बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो फैसला किया था कि बिला मुकाबला उन्होंने इलेक्शन करवाना है सेनेट का खैबर पख्तूनख्वा में। और वो सेनेट जिसमें अपोजिशन को एक टाइम पे 2 या 3 सीटों की उम्मीद थी, वहाँ पे उन्हें 5 सीटें भी ऑफ़र कर दी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का डर है कि उनके MPs बिक जाएंगे और उनके MPs जो हैं वो मशकूक हालत में है, यानी उनका कोई पता नहीं है कि ये इधर जाते हैं या उधर जाते हैं या अपना वोट बेच देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे MPs के बारे में जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, और कुछ इतलात के मुताबिक ये दर्जन से ज़्यादा हैं, 1 से 1.5 दर्जन MPs हैं। कोई 18 की तादाद बताता है, कोई 20 की बताता है, कोई 19 की बताता है। तो इतनी तादाद में MPs हैं जो कहीं इधर उधर वोट कर सकते हैं, ये दावा किया जा रहा है। जो एक मार्केट चलती है जहाँ पे खरीदो फरोख्त होती है, वहाँ पे ये दावा है। और कुछ लोगों ने 4 काबू किए हुए हैं, कुछ ने 3 काबू किए हुए हैं। तो अपने अपने काम भी लोग निकालते हैं। तो यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की भी पूरी सपोर्ट है इस वक्त की जो हुकूमत है उसके साथ, कि आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं सेनेटर्स निकाल लें, ताकि आइंदा एस्टेब्लिशमेंट ने कोई भी आईनी तरमीम करवानी हो तो एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा से गंदे काम ना करने पड़े। जैसे कि किसी MNA को उठा लिया, किसी सेनेटर को उठा लिया, उनके बच्चों को, उनके घर की ख़वातीन को अगवा कर लिया, जबर तशद्दुद जुल्म, ये चीज़ें उन्हें ना करनी पड़े। आराम से वो गंदा काम जो करना है पाकिस्तान के आइन के साथ वो कर लिया जाए। अब इस वक्त जो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने वर्कर्स हैं, वो डट गए हैं। उन्होंने अपने वीडियो बयानात जारी कर दिए हैं। एक तरफ गंडापुर और उनकी पार्टी ये कह रही है कि जनाब हमने बिला मुकाबले ही करवाना है, हमें 6 सेनेटर काफ़ी हैं, हम 5 जो है वो हुकूमत को दे देते हैं। तो 6 हमारे लिए काफ़ी हैं, और 6 के लिए जो उन्होंने नाम फाइनल किए हैं उन पे पार्टी में इख्तलाफ हो गया है। और उसमें भी इख्तलाफ एक नाम की वजह से हुआ है, और वो एक बड़ा नाम जो है वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब का है। कि मिर्ज़ा अफरीदी का नाम किधर से आ गया? ये तो पार्टी का बंदा ही नहीं है, ना इसने पार्टी के लिए कोई काम किया हुआ है, ना ये नज़रियाती आदमी है। जब 9 मई के बाद कुर्बानियाँ देने का टाइम था, ये बंदा वर्ल्ड टूर पे था। तो इस किस्म की बातें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं। सेनेट में एक तो खुर्रम ज़ीशान, एक इरफान सलीम और एक आयशा बानो, इन तीनों के वीडियो बयानात सामने आए हैं। जबकि अज़हर मशवानी ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए जो फॉर्म उन्हें भिजवाया गया था उस पर दस्तखत करके वापस भेज दिया। लेकिन ये जो खुर्रम ज़ीशान है, इरफान सलीम है और आयशा बानो है, इन तीनों ने अपना वीडियो रिकॉर्ड भी जारी कर दिया है। अज़हर मशवानी ने जब दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया तो उन्होंने ये कहा कि मुराद सईद के बाद अगर कोई सबसे बड़ा हकदार है तो वो इरफान सलीम है। तो मैं विड्रॉ हो जाता हूँ इरफान सलीम के हक़ में, लेकिन मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट मिल गया। बहरहाल ये तीनों ने अपना अपना वीडियो बयान जारी किया। वो कहते हैं जी हमारे हाथों पे आप चांद और सूरज भी रख देंगे ना तो हम विड्रॉ नहीं होंगे, हम मुकाबले से बाहर नहीं जाएंगे। ना ये इमरान खान का नज़रिया है। आप सरमायादारों के आगे अपनी पार्टी बेच रहे हैं और हम ये नहीं होने देंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट का गंदा खेल है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इन्होंने कहा जी, खुर्रम ज़ीशान ने, इरफान सलीम ने, आयशा बानो ने वीडियो जारी कर दी। तीनों ने अपनी अपनी अलग अलग वीडियो जारी की है और तीनों ने यह कहा कि ये किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसी जमात है। एक ऐसी जमात है कि वहाँ पे एक गलत आदमी को टिकट मिल रहा है तो रोला पड़ गया। गलत आदमी बोले तो मैं ऐसे कोई उसकी बुराई नहीं कर रहा, मिर्ज़ा अफरीदी की मेरी कोई लड़ाई नहीं है उनसे, लेकिन एक ऐसे आदमी को टिकट मिल गया जो कंप्रोमाइज था, एक ऐसे आदमी को टिकट मिल गया जो अवामी आदमी नहीं है, जिसने कोई स्ट्रगल नहीं की, कोई नज़रिए के लिए नहीं खड़ा हुआ। तो आप देखें, गौर करें कि पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। जो रवायती सियासतदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, या जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, उनको बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि क्या करें। देखें, कैसा फटा पड़ गया एक आदमी की वजह से। दूसरी जानिब आप देखें, नून लीग ने किसको सेनेट का टिकट दिया, पूरी नून लीग को ही नहीं पता। नून लीग के आप किसी भी कारकुन को सड़क से पूछें आप किसको दिया टिकट, वो जानते ही नहीं है कि अमीर मुकाम के बेटे को दिया है। पैसे वाला आदमी है, सूबे के अंदर सारा इख्तियार भी उसके पास है नून लीग का। थोड़े दिन पहले अली अमीन गंडापुर के साथ बैठे भी हुए थे। इनके होटल ने दरियाए सवात का पानी का रास्ता भी रोका हुआ है, लेकिन उनका होटल गिराने की जरूरत भी अली अमीन गंडापुर को नहीं हुई। दीवारें गिराने पहुंचे थे, बस उतना ही कर पाए, एक साइड की दीवार गिराई, उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी हुई है, होटल नहीं गिरा पाए। हालांकि बड़े इन्होंने नारे लगाए थे कि हम सारी तजावज़ात हटा देंगे, और गरीबों के होटल और तजावज़ात गिरा दी।
और जो ताकतवर अमीर आदमी इसको कुछ नहीं कर सके, उसके बेटे को अब सेनेट के अंदर सेनेटर बनाया जा रहा है। तलहा महमूद, सेनेटर तलहा महमूद बड़े मकबूल हैं, बहुत पैसे वाले आदमी हैं। ये पहले फजलुर रहमान साहब की जमात से सेनेटर बना करते थे, फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, अब ये पीपल्स पार्टी से सेनेटर बनेंगे। और पीपल्स पार्टी ने कहा पीपल्स पार्टी में कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। पीपल्स पार्टी के हज़ारों वर्कर्स वहाँ पे मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में, एक सवाल नहीं होगा, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत है ही नहीं। फजलुर रहमान साहब ने किसको खड़ा किया? कोई सवाल नहीं करेगा। दिलावर खान, बाकी लोग तगड़े लोग हैं भाई, पैसे वाले लोग हैं, सरमाएदार आ रहे हैं, आकर सेनेटर बन रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी खुश, ये रवायती सियासी जमातें भी खुश, और वो पैसे वाले लोग भी, उनका शबशबा बन जाएगा, वो सेनेटर बन जाएंगे। तो पीटीआई भी एक ऐसे आदमी को टिकट देना चाहती है, मिर्जा अफरीदी को, लेकिन पीटीआई के अंदर रिएक्शन आ जाता है। वो कहते हैं ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं होने देंगे। जहां तक कोई ये कहता है ना, तो इस पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये पैसे इसलिए पैसे वाले लोग ले रही है पीटीआई कि उन्हें पैसे की कमी है। ओवरसीज पाकिस्तानी इनको इतना पैसा देते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। ये जहां पे जो काम करना चाहे, ओवरसीज पाकिस्तानी खुले दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान के नाम के ऊपर पैसा देते हैं, चाहे वो फंडिंग किसी नेक मकसद के लिए हो, किसी इदारे के लिए हो, चंदा इकट्ठा किया जा रहा हो, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फंडिंग कर रहे हो, एक पॉलिटिकल तहरीक चलाने के लिए, तो ओवरसीज पाकिस्तानी दिल खोल कर पैसा देते हैं। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग हैं जो पैसा देते हैं और बगैर लालच के देते हैं। उन्हें ये नहीं है कि उन्हें सेनेटर बनाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, और पैसा इकट्ठा करने के इनके पास और भी बहुत तरीके हैं। तो ये तो एक सीधा सीधा झूठ ही है कि सिर्फ पैसों के लिए। हाँ, ये जरूर है कि चंद लोग अपनी जेबें इसमें भर सकते हैं और चंद लोग मजे ले सकते हैं। नादरीन, एक तरफ ये सिलसिला चल रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान को तकालीफ देने का सिलसिला जारी है। इसमें जो मेरे पास स्टेटमेंट है, एक तो इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान, उन्होंने इमरान खान के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस तकलीफ में इमरान खान को रखा है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासत में नहीं मिलती, और ना रोशनी है, ना बिजली है, और ना ही सही खाना दिया जा रहा है, सही पानी दिया जा रहा है। तो इमरान खान साहब को बहुत परेशान किया जा रहा है, उनकी सेहत भी खराब हो रही है, उनकी बहनों के बकौल। इमरान खान साहब के एक दोस्त भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, हमने उनसे काफ़ी सीखा भी। हारून रशीद साहब जो हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पुराने लिखाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की तौहीन की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को बदबूदार पानी दिया जा रहा है, ख़राब खाना दिया जा रहा है, इमरान खान का वज़न कम हो रहा है। क्या ये कोई इंसानियत है? यानी एक तरफ पार्टी में लड़ाइयाँ चल रही हैं कि सरमायादार को लाना है या नहीं लाना, दूसरी तरफ पार्टी के लीडर के साथ क्या हो रहा है कि इस पर कोई आवाज़ उठा रहा है या इस पर कोई बात हो रही है। तो हमें के सामने रखता हूँ, फैक्ट्स हैं और इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है और कुछ और ख़बरें हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, और इस मौके पे उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इस वक्त जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 क्या कह रहा है। बात यह है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, जिसको तोड़ने के चक्कर में पूरे निज़ाम ने अपनी बेइज्जती करवा ली, वो आदमी आज भी किस तरह जेल में बैठा है और किस तरह की बात कर रहा है, ये सुनने के बाद जिन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया उन्हें मेरे ख्याल में फ़ख्र होगा इस बात पे कि यार हमने ऐसे आदमी को सपोर्ट किया जो डरा नहीं कम से कम। यानी मियाँ साहब को भी लोगों ने सपोर्ट किया था, एक टाइम पे हम भी मियाँ साहब से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो गलती हुई हमसे, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी मियाँ साहब से उम्मीदें लगाई थी, लेकिन जिसने मियाँ साहब से उम्मीद बांधी थी वो उम्मीद टूट गई और मियाँ साहब ने मायूसी फैलाई। इमरान खान ने वो नहीं किया। स्टेटमेंट सुने आप, वो कहते हैं कि जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है फिर इसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आज़ाद हूँ, मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहाँ ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद जमहूरियत, ना ही आज़ाद मीडिया है। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूँ ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और इस जाबिर निज़ाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर मैंने 12 मुज़ाकरात की बात की, मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आइन और कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। जो बात मैं आपको चंद दिनों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसी स्ट्रेटजी पे गई जो मुझे इतलात हैं
कि ये पूरा मुल्क बंद कर देंगे, लोग राशन इकट्ठा करेंगे, बाहर निकलेंगे, अपने अपने इलाकों में पुरअमन तरीके से बैठ जाएंगे और हर चीज़ बंद कर देंगे। ये निज़ाम उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इमरान खान साहब वही बात कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। हालांकि इमरान खान साहब की पार्टी के बहुत सारे लोग बेचारे रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं मुज़ाकरात कर ले, कोई यहाँ से करता है, कोई वहाँ से करता है। इमरान खान साहब को जाके जेल में बहुत सारे उनके साथी मिले, उन्होंने जाकर कहा जी मेरी ड्यूटी लगाएं मैं बात करता हूँ, कोई और आता है जी मेरी ड्यूटी लगाएं मैं बात करता हूँ, कर नहीं पाया कोई, और मुज़ाकरात कामयाब हो भी नहीं रहे, बल्कि मुज़ाकरात होंगे तो कामयाब होंगे। हुकूमत के साथ जब बात करते हैं तो हुकूमत के इख्तियार में ही कुछ नहीं है, वो तो जेल के अंदर एक मुलाकात भी नहीं करवा सकते, बेचारे इतने मजबूर हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता पाकिस्तानी कौम को। मुल्क गिर तहरीक का मुकम्मल लायामल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को मेरी नाहक कैद को पूरे 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इसी रोज़ हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा। अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा, ताकि कौम ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। 2 टोक पैगाम दे रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो ओहदेदार इस तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता, वो अभी से अलग हो जाए। जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखें, कुछ अरसे बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और अवाम भी इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। नेल्सन मंडेला और गांधी तक को दीगर कैदियों से मिलने, किताबें पढ़ने और किताबें लिखने की इजाज़त थी। मैं एक ऐसी कैद काट रहा हूं जहां रोज़ाना 22 घंटे मुझे 6x8 के सेल में बंद रखा जाता है। पुलिस एहलकार तक मुझसे बात नहीं कर सकते। 6 माह से किताबें बंद हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरे वकला और साथी मुझसे नहीं मिल पाते। मेरे अहले खाना को 1 हफ्ते बाद चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाता है और अक्सर उन्हें भी रोक दिया जाता है। 10 माह से मेरे ज़ाती डॉक्टर से मेरा मुआयना नहीं करवाया गया। पिछले 1 हफ्ते से तो मेरा अखबार और टीवी भी बंद है। जो किताबें मुझे ख़ानदान की तरफ से भिजवाई जाती हैं वो तक मुझे मुहैया नहीं की जाती और सुपरिटेंडेंट के कमरे में पड़ी रहती हैं। मेरी एहलिया को भी बदतरीन हालात में कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और इसके बगल बच्चों का हाथ है। ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। हमने कबायली इलाकों को कई दहाइयों बाद इनके आईनी और कानूनी हकूक दिलाए और इलाके की तामीर नो और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल मुहैया किए। मौजूदा रजीम ने पहले तो 3 साल तक इन इलाकों के जायज़ फंड रोके और अब उनके आईनी हकूक वापस लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि कबायली इलाकों से जो है उनका हक वापस छीना जा रहा है। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया, उनका बजट उन्हें नहीं दिया गया, आज उनसे उनका हक वापस छीना जा रहा है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस और नुमाइंदों ने इन इकदाम का बाइकआउट करके अच्छा फैसला किया। हमारे पंजाब के MPs को जाली हुकूमत के बजट के दौरान एहतजाज करने पर मुअत्तल करने के पीछे यही वजह है कि मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज इनको बहुत नागवार गुजरा है। हालांकि हमेशा बजट के दौरान एहतजाज होता आया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। अब नाज़रीन, ये तो इमरान खान साहब का पैगाम है। उनके बेटों ने जब ये फैसला किया कि वो अब एक तहरीक चलाएंगे, पहले वो अमेरिका जाएंगे, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मिलेंगे, आलमी इदारों से मिलेंगे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपने वालिद के बारे में जो कुछ हो रहा है वो बताएंगे, दुनिया को झंझोड़ने की और जगाने की कोशिश करेंगे। शायद क्योंकि वो खून का रिश्ता है तो उनकी बात ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज में वो पेश कर सकेंगे और बता पाएंगे। इन दोनों बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो सियासत को जानते। वो बरतानिया की सियासत में नहीं है तो पाकिस्तान की सियासत में क्या आएंगे, जहाँ के वो शहरी हैं। इनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट भी नहीं है जो मेरी इतला है, और शायद अब पाकिस्तान का वीज़ा भी नहीं है, क्योंकि जब आपने किसी मुल्क में ट्रैवल करना होता है तो आपके पास एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत कोई ज़्यादा लंबा वीज़ा देती नहीं है, लेकिन वीज़े जारी पाकिस्तान की हुकूमत कर देती है बाहर से आने वालों को। ब्रिटिश पासपोर्ट आपके पास है तो आपको फौरी तौर पे पाकिस्तान में वीज़ा मिल जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान के बेटों ने जब फैसला किया कि ये लोग पाकिस्तान आएंगे, अमेरिका जाएंगे, फिर यहाँ पे आके तहरीक के अंदर शामिल हो जाएंगे, तो 2 तरह का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। एक रद्द-ए-अमल आया जो इमरान खान साहब के हामी है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा जी कि जो लोग शिकवा करते थे कि, और वैसे भी ये बात ठीक है कि जो लोग शिकवा करते थे कि इमरान खान अपने बेटे क्यों नहीं लेके आता, अपने बच्चे क्यों नहीं लेके आता, लो जी आ गए उसके बच्चे भी एहतजाज करने के लिए, तो चले ये शिकवा दूर हो गया। दूसरा, तहरीक इंसाफ के लोग समझते हैं कि इन लड़कों के आने से तहरीक इंसाफ एक आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी के लिए तहरीक है, उसको कुछ तकवीयत मिलेगी। हालांकि मेरा इसमें सोचना है कि जब पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं किया तो वो 2 लड़के पाकिस्तान आने के बाद कितनी तहरीक उठा लेंगे। एक्चुअली जो करना है वो पाकिस्तानियों को करना है। देखिए, इमरान खान ने अपने इसी बयान में एक बात कही है, मैं वो बयान आपके सामने वहीं से वही बात आपके सामने रखूंगा,
और जो बात इमरान खान साहब ने कही है उसी में सारी बात का जवाब है। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। देखिए, इमरान खान कह रहा है मैं अपनी कौम की वजह से जेल में कैद हूं, अपने बच्चों के लिए कैद नहीं है जेल में। बच्चे तो उसके बरतानिया में रहते हैं, वो तो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जो फैमिली है, जो उनकी वालदा है, उनके पास पैसे भी हैं। ये बच्चे भी बरतानिया में खुशहाल हैं। पाकिस्तान के अंदर तो कुछ तकालीफ हैं, तो वहां पे तो तकालीफ भी नहीं है बरतानिया में। नजर आ गया जितने बचेंगे वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पड़ जाएंगे, क्योंकि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बुनियाद पे इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहां लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से या जर्नैलों की पॉलिसियों से नफरत करते हैं और शदीद नफरत करते हैं। तो इस वजह से लोग वोट वहां पे नहीं डालने जा रहे। तो अब इन्हें इस बात का खतरा है, सिर्फ एक ही रास्ता बाकी बचा है। एस्टेब्लिशमेंट के बाद एक ही रास्ता बाकी बचा है, या तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हो तो बदतरीन धांधली के बावजूद इन्हें फॉर्म 47 जारी करना पड़ेगा जाली, जैसे इन्होंने पाकिस्तान में किया था। इन्हें जाली फॉर्म 47 जारी करना पड़ेगा, वरना किसी सूरत भी ये गिलगित बल्तिस्तान से इलेक्शन नहीं जीत सकते। एक बात तो आप ये ध्यान में रखें। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास रास्ता क्या है, वो भी बड़ा आसान है। अवाम सिर्फ अपने नताइज लेने का बंदोबस्त कर ले। यानी इलेक्शन तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जीत चुके हैं, इलेक्शन तो अवाम जीत चुकी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से और जर्नैलों से, लेकिन उन्होंने किसी तरह से रिजल्ट वसूल करना है और उसकी तैयारी उन्हें शुरू करनी पड़ेगी। अब चाहे उसके लिए उन्हें धरने देने पड़े, चाहे उसके लिए उन्हें रास्ते बंद करने पड़े, या कुछ भी करना पड़े, मैं उन्हें उकसा नहीं रहा। मैं उन्हें सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर कोई गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत की जाए तो आपने उसके रास्ते में दीवार कैसे बनानी है। यानी गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम के रास्ते में कोई तो दीवार होनी चाहिए ना। अब मुल्क में अदालतें तो काम कर नहीं रही, निजाम यरगबाल बना हुआ है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा ताकतवर है, लिहाजा उनका रास्ता रोकना है तो फिर अवाम को ही बीच में आना पड़ेगा और बज़ाहिर अवाम को ही वो सब करना पड़ेगा जो अब तक अवाम ने नहीं किया। और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अवाम से आप ये तवक्को भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने माजी में भी अपने मुतालबात मनवाए और बड़े तगड़े तरीके से मनवाए। नाज़रीन, अभी पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता किया गया, अब 20 रुपए कीमत कम की गई, 22 रुपए। जब इन्होंने कीमत बढ़ाई थी ना तो 137 रुपए बढ़ाई थी, और जब कम करते हैं तो कभी भी 137 रुपए कम नहीं करते, 22 रुपए कम कर देते हैं। यहां कम से कम 150 रुपए पेट्रोल की कीमत इनको कम करनी चाहिए थी पहले झटके में, और उसके बाद मजीद कीमत कम करनी चाहिए थी। यहां मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है, नासिर अब्बास साहब ने इस डाटा को जारी किया है और बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। ये डाटा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मैंने इसको चेक किया और डाटा ठीक है। आजकल लोग ये कहते हैं ना कि देखें जी, इमरान खान के दौर में अगर पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा था तो देखें ना, इमरान खान के दौर में डॉलर तो कम कीमत पे था तो इसलिए उसको सस्ता मिल रहा था तो वो सस्ता बेच रहा था। बहुत सारी लोग कहानियां सुनाते हैं। तो आए आज आपके सामने पूरा फैक्ट रख देते हैं कि किस दौर में पेट्रोल कितने का था। हम 3 अदवार का मवाजना करेंगे। नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरे दौर में 65 रुपए 70 रुपए लीटर पेट्रोल था। ये नवाज शरीफ का कहना, हालांकि इससे महंगा भी हो गया था, लेकिन चले यही में रुक जाते हैं। वो कहते हैं जी मेरे दौर में इतने का था तो इमरान खान ने महंगा कर दिया, और अब शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब कि हमने तो भाई चीजें सस्ती की, महंगी नहीं की। तो आपको फैक्ट सारे बताते हैं डॉलर के साथ। साल 2016 नवाज शरीफ का दौर था, पेट्रोल जो है वो $40 फी बैरल पे बिक रहा था आलमी मंडी में। $40 फी बैरल पे आलमी मंडी में पेट्रोल बिक रहा था नवाज शरीफ के दौर में 2016 में, और डॉलर का रेट उस वक्त था 98 रुपीस। यानी हुकूमत को जो पेट्रोल मिलता था वो 27 रुपए लीटर मिलता था। डॉलर का जो उस वक्त रेट था उसके हिसाब से हुकूमत जो पेट्रोल लेती थी आलमी मंडी से 27 रुपए लीटर हुकूमत को पेट्रोल मिलता था, और हुकूमत अवाम को 65 रुपए फी लीटर में बेच रही थी। यानी नवाज शरीफ लगभग 2.5 गुना टैक्स ले रहा था पाकिस्तान की अवाम से। यानी 27 रुपए लीटर में पेट्रोल लेकर 65 रुपए लीटर में नवाज शरीफ ने बेचा। अब आ जाए इमरान खान का दौर 2022 में। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 110 भी हुई, 115 भी हुई। 115 का फिगर यहां पे उन्होंने दिया कि $115 फी बैरल आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत थी 2022 में, और डॉलर का रेट था 180 रुपए। यानी डॉलर का रेट नवाज शरीफ के दौर से ज्यादा था। तो हुकूमत 150 रुपए में फी लीटर पेट्रोल खरीद रही थी, और जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई उस वक्त हुकूमत जो है वो 150 रुपए में ही पेट्रोल बेच रही थी। यानी इमरान खान पाकिस्तान के अवाम से कोई टैक्स नहीं ले रहा था। नवाज शरीफ 2.5 गुना पे पेट्रोल बेच रहा था, इमरान खान 0% पे बेच रहा था। इमरान खान इसके ऊपर कोई इजाफी टैक्सेस नहीं ले रहा था, होगा तो कोई छोटा मोटा होगा लेकिन कोई इतना वाज़ेह टैक्स नहीं था। अब आ जाए शहबाज शरीफ का 2026। पेट्रोल $95 फी बैरल, हालांकि अब तो $88 से भी नीचे चला गया है, लेकिन चले $95 वाला फिगर ही ले लेते हैं हम। डॉलर का रेट जो है वो 280 रुपए है इस वक्त, और हुकूमत जो पेट्रोल खरीद रही है आलमी मंडी में वो लगभग 150-60 रुपए का है इस वक्त। यानी अगर आप $88 पे जाते हैं तो 150-60 रुपए का, 150 से 60 के बीच में
इस वक्त आलमी मंडी से हुकूमत पेट्रोल ले रही है इस डाटा के मुताबिक, और जो बेच रही है वो अब भी लगभग 350 से ऊपर का बेच रही है। तो यहां पे शहबाज शरीफ भी इस वक्त जो टैक्स ले रहे हैं वो 2.5 गुना है, यानी जितने का पेट्रोल उनको मिल रहा है उससे 2.5 गुना पे शहबाज शरीफ भी बेच रहे हैं। यानी जब नवाज शरीफ का दौर था तो पेट्रोल 2.5 गुना महंगा असल कीमत से, फिर शहबाज शरीफ का दौर है तो पेट्रोल 2.5 गुना महंगा असल कीमत से, और जो इमरान खान का दौर था डॉलर रेट के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, और इमरान खान के दौर में पेट्रोल इंतहाई कम टैक्स के ऊपर वो बिक रहा था, ना होने के बराबर। तो ये फर्क है। अब इसके बाद अगर कोई बंदा कोई बात करे तो आप उसको ये डाटा दिखा सकते हैं, ये क्लिप बता सकते हैं, या जो नासिर अब्बास साहब ने एक तहरीर लिखी है बड़ी ज़बरदस्त, इसको बल्कि अहमद जवाद साहब ने भी तहरीर किया है, तो आप ये तहरीर भी उन्हें पढ़ा सकते हैं, और ये फैक्ट्स हैं, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। आप इनको जाकर इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। नादरीन, पीपल्स पार्टी वाले जरा एक दफ़ा फिर नेड़े नेड़े आ जाओ, बिल्कुल पास पास आ जाए मेरे, ताकि गौर से आप लोग सुन लें। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से पहले कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिलावल ने जब अपनी सियासत का आगाज किया, जब बिल्कुल नौमौलूद छोटा सा बच्चा था 19 साल का बिलावल, आज वो कहते हैं जी 18-19 साल के बच्चे को वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए, और जो लोग कहते हैं इन्हें शर्म नहीं आती, इन्होंने 18-19 साल के बच्चे को अपनी पार्टी का चेयरमैन बना लिया, वो भी एक पर्ची के ऊपर, और वो पर्ची पता नहीं कहां से आई है, आज तक पता नहीं चला। बहरहाल बिलावल ने बेनज़ीर की बात दोहराई थी, और बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, के जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और आज जरदारी ने भी एक जबरदस्त जुमला बोल दिया, यानी भुट्टो खानदान की सियासत को गड़ी खुदा बख्श में अब दफन कर दिया आसिफ अली जरदारी ने। जरदारी ने कहा कि हम मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। अब जनाब फरदुल्ला बाबर साहब हों, या कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हों, या चौधरी मंजूर साहब हों हमारे कसूर वाले दोस्त, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, ये सारे रज़ा रब्बानी साहब हों, या बहुत सारे और लोग हैं, ये बेचारे अपनी कुर्बानियां लेके कहाँ जाएं? ये बताएं ना हमें, किधर गई पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट? कहाँ गई पीपल्स पार्टी जो डट जाती थी, खड़ी हो जाती थी? किधर गई पार्टी? यानी मैं, मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता रहा,